तो चलिए आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ पहुंचकर साधु संतों के साथ संगम में स्नान किया। मंत्र उच्चारण के साथ अमित शाह ने महाकुंभ में डुबकी लगाई और उसके बाद उन्होंने परिवार समेत गंगा तट पर विशेष पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्र उच्चारण के बीच गंगा आचमन भी कराया। अमित शाह के साथ उनके बेटे जय शाह भी परिवार के साथ मौजूद रहे। कुंभ स्नान के बाद अमित शाह ने अक्षय वट के भी दर्शन किए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई थी और अब प्रधानमंत्री भी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर संगम में स्नान करेंगे। तो इस वक्त आज की जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से सीधा ये तस्वीरें जहां पर आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने साधु संतों के साथ संगम में स्नान किया। साथ ही गंगा तट पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई और गंगा में स्नान करने के बाद और विशेष पूजा अर्चना करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षय वट के दर्शन भी किए। और आपको बता दें, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। जय शाह तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ में उनकी धर्मपत्नी जो अमित शाह की हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं कि आज उन्होंने प्रयागराज पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से प्रयागराज के हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते कई यात्रियों ने हवाई किराए में भारी इजाफा होने की शिकायत डीजीसीए से की थी। तो इस खबर पर अब डिटेल्स लेते हैं। संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहन, डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को क्या निर्देश दिए हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रयागराज पहुंचने का हवाई किराया है वो आसमान छू रहा है। जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसे हेड खुद सेक्रेटरी कर रहे हैं और तमाम जो एयरलाइंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद हैं और एयरलाइन से पूछा जा रहा है कि इतनी तैयारियों के बावजूद लास्ट मोमेंट पे हवाई किराए इतने सारे क्यों बढ़ गए हैं। अभी की अगर किरायों की बात करें, दिल्ली टू प्रयागराज वन वे का किराया अगर आप मौनी अमावस्या के दिन जाना चाहते हैं लगभग 25,000 है। मुंबई से जाना चाहते हैं लगभग 30,000 है। हैदराबाद से जाना चाहते हैं लगभग 24-25,000 वहां भी है। बैंगलोर से 30,000 है। अगर आप राउंड टिकट लेते हैं तो आपका 50-60 हजार का बजट तो लग ही जाएगा। और ये सब तब जबकि कई महीनों की प्रिपरेशन चली थी। डीजीसीए ने उसमें शामिल हुआ था कि किराए ना बढ़ें महाकुंभ के दौरान, लेकिन तभी अभी भी जो किराए हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 23 तारीख को डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी तमाम एयरलाइंस को कि वो एक ब्रेकअप दे, क्योंकि एयरलाइंस का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो एयरफेयर्स है वो मार्केट ड्रिवन है, लेकिन एयरलाइंस से एक डिटेल मांगी जा सकती है कि आप ब्रेकअप दे, कितनी डिमांड आई, आपने कितना बढ़ाया, उसका एक जानकारी दी। और आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कुछ एक एडिशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी तमाम एयरलाइंस की, उसकी इजाजत भी डीजीसीए दे सकती है। जो महाकुंभ का जो बचा हुआ टाइम है, अभी 2-3 और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उससे पहले किराए ना बढ़े, इसके लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, अगर आपने अब तक बुक नहीं किया है तो हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। जी रोहन, जिस मीटिंग की बात आप कर रहे हैं आप उस पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यातायात महंगा हो गया है। अगर हवाई किराए की बात की जाए, इसका जिक्र रोहन ने किया, और साथ ही साथ अगर रेलवे से जाना चाहते हैं तो टिकटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच गुजरात सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। सस्ते दर में कुंभ मेले में लोग जा सके, इसके लिए एक पैकेज की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज इसके तहत एक पहले जत्थे को रवाना भी किया है। तो पैकेज की पूरी डिटेल्स क्या है बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। गुजरात सरकार ने आज से चलो कुंभ चले टैगलाइन के साथ गुजरात के श्रद्धालुओं को कुंभ मेले में भेजने की तैयारियां कर दी है। आप मेरे पीछे देखिए कि वोल्वो जो एसटी जीएसआरटीसी की एक प्रीमियम बस है, वहां से ये पहला जत्था रवाना होगा और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी भी दिखा दी है। हमारे साथ कई सारे श्रद्धालु हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं जो कि इस बस में सवार होकर कुंभ जाएंगे। कितना खर्चा आपको आएगा और कितने दिन के लिए आप जा रही है? खर्चा तो सरकार ने जो नक्की किया है उस तरह से हम जा रहे हैं। कितना? 8,000 के समथिंग है और मेरा फर्स्ट टाइम है कुंभ मेले में और ये कुंभ मेला 144 साल के बाद आ रहा है, तो मुझे जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हूँ। और ये सरकार ने खूब सुविधा भी कुछ अच्छी दी है, तो उसके लिए बहुत अच्छे। बिल्कुल, तो इसी तरह का उत्साह हर आयु वर्ग के लोगों में है।
तो हम कह सकते हैं कि एक आध बस से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में गुजरात सरकार को इससे भी ज्यादा बसें शुरू करनी होगी। केतन जोशी, गांधीनगर। चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे धमाकेदार इंटरव्यू की झलक। योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि महाकुंभ के आयोजन पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। मैंने सुना है कि 7,500 करोड़ रुपए जो है लगे ये सब भव्य आयोजन करने में। यहाँ पे इस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी बढ़ी है सिर्फ इन दिनों में, इन 40-45? देखिए, मैं जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं वो केवल आयोजन में ही नहीं बल्कि प्रयागराज सिटी को जोड़ने वाले जो कनेक्टिंग मार्ग्स हैं, हाईवे हैं, उनमें, रेलवे स्टेशंस में, एयरपोर्ट पे और प्रयागराज सिटी के सर्वाधिक यानी एक व्यवस्थित डेवलपमेंट में रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, फ्लाईओवर्स, इन सब में मिलाकर के इतना खर्च हुआ है। और ये सारी जो भी आप यहाँ पे समागम देख रहे हैं और अगले 45 दिनों के अंदर देखेंगे, इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का इसके माध्यम से ही ग्रोथ होने वाली है। तो यह एक नई इकोनॉमिक्स उत्तर प्रदेश और भारत दुनिया को देने जा रहा है कि आप जब भी अपनी ताकत को पहचानेंगे तो ग्रोथ इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ मतलब करीब करीब 10% जीडीपी, यूपी का जो जीडीपी होगा उसका 10% योगदान अकेले महाकुंभ देने जा रहा है। आदित्यनाथ के साथ ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब आपको बताते हैं उत्तराखंड से आ रही है बड़ी खबर। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को आज से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। इस दौरान धामी ने यूसीसी के लिए पोर्टल को लॉन्च किया और ये पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। धामी ने कहा कि 3 साल पहले जनता से किए वादे को पूरा किया गया है। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं बल्कि सभी को समान अधिकार देना है। धामी ने यह भी कहा कि 27 जनवरी का दिन समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए बीजेपी के बाद आज आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र में 15 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें अगले 5 सालों में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, सरकारी और निजी अस्पतालों में बुजुर्गों के फ्री इलाज की गारंटी भी दी गई है। पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे और हर घर 24 घंटे पीने का साफ पानी दिया जाएगा। ये गारंटी आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दी है। यमुना को साफ करने का भी वादा किया गया है और साथ ही साथ जाति कार्ड खेलते हुए केजरीवाल ने दलित समाज के बच्चों की विदेश में पढ़ाई का वादा मैनिफेस्टो में किया है। इसके अलावा छात्रों को बस में मुफ्त सफर और मेट्रो किराए में विशेष छूट दी जाने की भी बात घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने की है। साथ ही दिल्ली में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। किराएदारों के लिए अलग बिजली मीटर लगाया जाएगा और साथ ही साथ यह भी वादा किया गया है कि आधुनिक सीवर सिस्टम के निर्माण के साथ नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। केजरीवाल ने ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है और साथ ही ऑटो वालों को 10 लाख रुपए का बीमा और उनके बच्चों को मुफ्त कोचिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा सभी आरडब्ल्यूएस को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए मासिक राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने हिसाब लगाकर ही ये तमाम घोषणाएं की हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। संजीवनी योजना से फायदा होगा, पानी के गलत बिल माफ होंगे, किराएदारों का बिजली पानी का फिल, कितना सारा फायदा है। दिल्ली विकास करेगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को खुशी होगी। तो अच्छा बटन दबाना, सही बटन दबाना।
तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री हाउस का नया वीडियो जारी किया। इस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल रहते थे। बीजेपी ने एक्स पर वीडियो को शेयर कर लिखा कि ये महाठग अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल का एक्सक्लूसिव वीडियो है। इस वीडियो को अमित शाह ने भी पोस्ट किया है और लिखा है कि सरकारी बंगला नहीं लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 51 करोड़ का शीश महल बनवाया। यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी ने मौजूदा सामान का रेट लिस्ट भी जारी की है। इसमें टीवी, सोफा, रसोई के सामान से लेकर सेंसर और रिमोट से चलने वाले इक्विपमेंट्स की कीमत बताई गई है। चलिए अब आपको देते हैं बाजार का पूरा अपडेट। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। आज के बाजार में सेंसेक्स, निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 824 पॉइंट गिरकर 75,366 पर और निफ्टी 263 पॉइंट गिरकर 22,829 पर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में भारी बिकवाली रही। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 4% के करीब फिसलकर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं, आज बाजार में चौथा गिरावट रही तो किन सेक्टर्स में तेजी और कहां सबसे ज्यादा पिटाई हुई? तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी में जो बढ़ने वाले शेयर है, नाम आता है आईसीआईसीआई बैंक का, जहां पे नतीजे कंपनी ने दिए हैं और नतीजे एस्टिमेटेड के अलॉन्ग भी दिए हैं, जो रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है। ब्रिटानिया में 1.5% की तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% और साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 1% की तेजी के साथ बंद हुआ है। यानी कि बजट से पहले एफएमसीजी काउंटर्स में एक बूस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। लूजिंग पॉकेट में सारे के सारे आईटी पैक्स आपको दिखाई देंगे। HCL टेक जहां पे 5% का डाउन साइड, टेक महिंद्रा में 4% की गिरावट, इनफैक्ट विप्रो भी 4% की गिरावट और श्रीराम फाइनेंस में 3.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बढ़ने वाले शेयर में फेडरल बैंक नतीजे कंपनी ने घोषित किए हैं, येस बैंक नतीजों का असर देखने को मिला है और L&T फाइनेंस में भी हमें करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक नंबर आए थे इसके, जिसका रिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई दिया है। सुप्रीम इंडस्ट्री में 7% का डाउन साइड, वोडाफोन आइडिया भी करीबन 6% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है और ओरेकल फाइनेंशियल में भी करीबन 5.5% का हमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। यानी कि अगर ओवरऑल बाजार का लुक देखा जाए तो वो नेगेटिव साइड में ही दिखाई दिया है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। बजट में आईबीसी से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा सकता है, तो किस तरह के बदलाव हो सकते हैं ये जानने के लिए अब जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास और क्या बदलाव किए जा सकते हैं आईबीसी में? बिल्कुल, देखिए, दिवालिया कानून यानी कि आईबीसी कोड के तहत जल्द ही ग्रुप इंसॉल्वेंसी के नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस बार बजट में ग्रुप इंसॉल्वेंसी का ऐलान किया जा सकता है, जिसके जरिए जितनी भी ग्रुप कंपनियां होती हैं उनके रिजोल्यूशन में तेजी लाई जा सकेगी। दरअसल अभी तक जो ग्रुप कंपनियां होती हैं उनके रिजोल्यूशन में काफी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप के अंदर कई सारी मल्टीपल कंपनियां होती हैं, लिहाजा उनका जो मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल अलग अलग होता है, लायबिलिटीज और एसेट्स शेयर्ड होते हैं और एक कंपनी के डिफॉल्ट करने पर उसका क्रॉस इफेक्ट दूसरी कंपनियों पर पड़ता है। लिहाजा इसकी वजह से एक पूरी कॉम्प्लेक्स स्थिति पैदा होती है, जिससे उसके रिजोल्यूशन में काफी देर लगती है। हालांकि ऐसा नहीं कि पहले ग्रुप कंपनीज का रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, वीडियोकॉन, अम्बाली जैसी कंपनियां थी, लिहाजा इसमें काफी वक्त लग गया। इसीलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस ग्रुप इंसॉल्वेंसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि नए नॉर्म्स के तहत इनके रिजोल्यूशन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि जो एसेट्स का वैल्यू इरोजन होता है इससे रुक सकेगा, क्योंकि जितनी जल्दी रिजोल्यूशन होगा जो क्रेडिटर्स को एसेट्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल पर जो रिजोल्यूशन की प्रक्रिया चलती है उसमें टाइमलाइंस अलग अलग होती हैं, लिहाजा जो आईबीसी के तहत तय समय सीमा है उसके तहत इसका निपटारा हो सकेगा। जो हमें जानकारी मिल रही है कि इस ग्रुप इंसॉल्वेंसी के नॉर्म्स को इस बार बजट सेशन में या अगले इसके मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। वक्फ बिल में बदलावों को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि अंतिम बैठक में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई।
इसमें एनडीए सांसदों के 14 सुझावों को मंजूरी दी गई। वहीं विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की और जगदंबिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने का आरोप लगाया। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी खबर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेई की तैयारी करवाने वाला जाना माना इंस्टीट्यूट फिटजी विवाद के केंद्र में है। पिछले कुछ दिनों में फिटजी के कई ब्रांचेस पर ताला लटक गया, वो भी आखिर अचानक से। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या है पूरा मामला, देखिए रोहन सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नोएडा सेक्टर 62 के फिटजी सेंटर में हूं, जिसे फिटजी टावर भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है। सुबह से ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर ये जो सेंटर है ये खुलेगा कब। पिछले बुधवार से फिटजी के जो तमाम सेंटर्स है दिल्ली एनसीआर या बाकी जगहों पे भी है, वो उन पर ताला लगा हुआ है। उन पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है उसमें, और स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि ये वो समय है जब स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन जब वो अपने कोचिंग सेंटर आते हैं तो उन्हें यहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। इसमें हम आपको ये भी बता दें कि फिटजी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पूरी गलती है वो उनके मैनेजिंग पार्टनर्स की है। इस मामले में एफआईआर भी हुई है, केस भी हुआ है, लेकिन नुकसान छात्रों का सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि जो जानकारी हमें मिली है, यहाँ का पूरा स्टाफ जो है वो चला गया है। इसके पड़ोस में एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है आकाश, और यहाँ जो फैकल्टी है वो वहां पढ़ा रही है। जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मैसेज आ रहे हैं कि वो फीस एडजस्ट कर देंगे अगर छात्र वहां पे एडमिशन लेते हैं। तो जिस तरह से रोहन सिंह ने बताया कि इंस्टीट्यूट बंद होने का सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों के भविष्य को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। रोहन ने फिटजी के कुछ स्टूडेंट से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बताओ, तुम्हें कब पता चला कि जो सेंटर है वो बंद हो रहा है? सेंटर बंद होने के जस्ट एक दिन पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया था कि हमारे सेंटर्स अब बंद हो रहे हैं, क्लासेस शिफ्ट होंगे आकाश में। उससे एक दो दिन पहले एक और मैसेज आया था कि थिंग्स आर रनिंग स्मूथली, देयर इज नो कंसर्न। तो उससे हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली थी कि सेंटर्स बंद नहीं होंगे, बट शायद एक आधा साल से इनका पहले भी कुछ फाइनेंशियल ट्रबल हो रखी है, तो उसको लेके एक पॉइंट आ गया जहाँ सारे टीचर्स ने कलेक्टिवली रिजाइन कर दिया और सेंटर पे अब स्टाफ ही नहीं था, तो हमारे जाने का से फायदा नहीं हुआ। तो अभी हम अनऑफिशियली आकाश में पढ़ रहे हैं। अभी तक तो नहीं ली है, अभी वो डिसाइड करें कितना एक्स्ट्रा फीस लेंगे, लेकिन हाँ लेंगे एक्स्ट्रा फीस, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। आई थिंक सो वो कह रहे कि 25 से 50 हजार होगी। अच्छा, 25 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेंगे अगर आप आकाश में जाते हो। कंफर्म नहीं है। ये बताओ, तैयारी का समय है, हाँ। जब तुम्हारा पता चलता है कि कोचिंग सेंटर बंद हो गया है, नए कोचिंग सेंटर में जाना है, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता तो है, मतलब को मेंटली रहता है कि मतलब क्या होएगा आगे। अब पता चला वहाँ के टीचर छोड़ के चली गई, क्योंकि अभी सब कुछ वर्बली हो रहा है। वहाँ के टीचर छोड़ के चली गई, फिर आपका क्या हुआ 12th में, क्योंकि 12th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, इसमें आपको जेईई मेन की तैयारी करनी है। अभी तो बस हमारे वहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं, अभी वो लोग बात कर देंगे क्या फीस हमसे लेंगे। फिटजी ने भी स्टेटमेंट डाला है कि वो लोग क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं, तो जैसा हमारे यहाँ पे पेरेंट्स सोचेंगे हम लोग वही अटेंड करेंगे। तो एस्पिरेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। जिस तरह से अचानक फिटजी की ब्रांचेस पर ताला लगाया जा रहा है। कुछ पेरेंट्स से हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट जो मीडिया में सर्कुलेट किया गया है कि वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट इट इन अ रीजनेबल टाइम, ये फार्स है, ये झूठ है, और ये पेरेंट और बच्चों के साथ, दोनों के ही साथ धोखा है। एक जो बात हमें लोगों से पता चल रही है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट है, जो आपने भी कहा,
वहां से मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हम एडजस्ट कर लेंगे फीस, कुछ एक्स्ट्रा 25-50 हजार रुपया देंगे। क्या यहाँ पे किसी को ऐसे मैसेजेस आए हैं? यस, हम सभी को आए हैं ऐसे मैसेजेस, और यही सब देख के हमें लग रहा है कि ये कुछ नेक्सस है बिटवीन टीचर्स और मे बी मैनेजमेंट, वी डोंट नो। तो वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसी बिना पे हमने एफआईआर भी दर्ज की है पिछले शुक्रवार को। एक्चुअली देखा जाए तो फिटजी का जो फीस स्ट्रक्चर है इट इज ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम द अदर्स। फिर भी हम लोगों ने सीइंग द रेपुटेशन ऑफ फिटजी प्रोसेस, उसके ऊपर ट्रस्ट करके हमने अपना बच्चे को यहाँ डाला है। ठीक है, मेरा बच्चा भी 10th का एग्जाम दे रहा है, 11th का क्लास शुरू होगा। बीच में सैटरडे तक एक मैसेज आता था जो हम आपको बोर्ड के तैयारी के लिए बच्चे को हेल्प करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कराएंगे। सो ट्रायल क्लासेस चालू हो गया, सडनली ट्यूसडे सब कुछ बंद हो जाता है। सो ये तो बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लगता है और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है फिटजी की तरफ से। सर ये प्री प्लान भी हो सकता है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आप कांटेक्ट कर रहे हैं। कोई 2 लाख रुपए बोल रहा है, कोई 1.5 लाख बोल रहा है, कोई 50,000 रुपए बोल रहा है। मतलब इट इज एब्सोल्यूट एक्सटॉर्शन, क्योंकि उनको पता है कि अब 11th का बच्चा 12th में जाने वाला है, वो एग्जाम दे की तैयारी दे। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फिटजी सेंटर्स के अचानक बंद होने के पीछे की कहानी क्या है और क्या अब कोचिंग के लिए रेगुलेटर बनाना जरूरी है, ये सब जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।